हेलो एवरीवन, आज हम डीएससी 5 सब्जेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पे हमने एक और वीडियो पहले से डाल दी है। ठीक है, ये जो देखो ये वीडियो जो है ये पार्ट 1 है और अब जो कराने वाला हूँ पार्ट 2। यानी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े बहुत ही क्वेश्चन है। ये मैं आपको इस पार्ट 2 में कराऊंगा। तो आपको एग्जाम से पहले पार्ट 1 तो आपने देख लिया होगा अभी तक, तो ये पार्ट 2 भी आप देख के जाना। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके लिए आपको एकलव्य स्नातक 1 सर्च करना है टेलीग्राम पे जाके, तो हमारा ग्रुप आएगा, उसको ज्वाइन करो और वहाँ पे फाइल्स के ऑप्शन में जाइए, फिर वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी। पार्ट 1 की पीडीएफ डाल दी और इसकी भी पीडीएफ आ जाएगी। ठीक है, और आप इनको याद कर सकते हो क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमारा कि तुलनात्मक राजनीति में हम अनेक देशों तथा कुछ देशों की तुलना क्यों और कैसे करते हैं। यानी देखो, आपको पता ही है कि तुलनात्मक राजनीति में हम क्या करते हैं, हम विभिन्न देशों की तुलना करते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे देश भी हो सकते हैं या फिर थोड़े बहुत देश भी हो सकते हैं। यानी हम कंपेयर करते हैं उनकी राजनीतिक व्यवस्था को, उनकी संस्थाओं को, ये सब तो आप जानते हैं। तो इसमें आपको पूछा हुआ है कि उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है लेकिन थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन यही रहेगा, अगर आप समझ लेते हो तो आप पेपर में कर दोगे। तो बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति की। तो देखिए, ये राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हम सभी जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का ही एक ब्रांच है। फिर इसमें हम क्या करते हैं, विभिन्न देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, उनकी जो संस्था होती है, उनकी जो प्रक्रिया होती है और उनकी जो पॉलिसी होती है, इसका हम अध्ययन करते हैं और इनकी आपस में तुलना करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना इजराइल से कर दी, या फिर मान लो अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना चाइना से कर दी, या चाइना की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना पाकिस्तान से कर दी। ठीक है, किसी भी देश की तुलना किसी दूसरे देश की राजनीतिक व्यवस्था से या उनकी संस्थाओं की तुलना की जा सकती है। ठीक है, इसका उद्देश्य ये समझना है कि अलग अलग देशों में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो काम कैसे करती है। ठीक है, और उनमें समानताएं क्या होती है और उसमें भिन्नताएं क्या होती है, यानी कौन सी चीजें हैं जो समान है और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो समान नहीं है, इसको देखा जाता है। तो चलिए समझते हैं, हम अनेक देशों की तुलना क्यों करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है इसमें। तो देखिए, इसमें हम राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए तुलना करते हैं, यानी हम विभिन्न देशों की राजनीतिक जो प्रणाली होती है, पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है, उसकी तुलना करके हम उनके कार्य करने के तरीके को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। जब हम भारत की राजनीतिक व्यवस्था को अच्छे से समझ पाएंगे, फिर हम श्रीलंका की राजनीतिक व्यवस्था को अच्छे से समझ पाएंगे, तभी तो हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, और हमें पता लगेगा कि कौन सी चीज सेम है, समान है, कौन सी चीज डिफरेंट है। सेकंड पॉइंट है हमारा कि समानताओं और भिन्नताओं की पहचान के लिए, यानी तुलना से हमको ये भी पता चलता है कि किन देशों की राजनीतिक संस्थाएं जो हैं एक जैसी है और किन की अलग होती है। ठीक है, यानी किन देशों की राजनीतिक संस्थाएं एक जैसी हैं और किसकी अलग है, ये हमें डिफरेंस पता लग जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा कि राजनीतिक सिद्धांतों की जांच के लिए, यानी जो पॉलिटिकल जो थ्योरीज होती हैं, यानी जो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं, उसका जो कंसेप्ट है, ठीक है, और उसकी जो वास्तविक परिस्थितियां हैं, उसकी सत्यता की जांच की जा सकती है। यानी कि क्या सिद्धांत कहता है और एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, कैसे वो लागू है, इन सब चीजों की एक्चुअल में सत्यता की जांच हो जाती है। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट है कि समस्याओं के समाधान खोजने के लिए, देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसकी समस्याओं को हम समझेंगे, फिर उसका जो समाधान होगा उसको खोजने के लिए भी हमें अलग-अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना होता है। ठीक है, देखिए मान लो जैसे कि किसी देश में सफल नीति, यानी किसी देश में कोई पॉलिसी सफल है या कोई व्यवस्था है, इसको दूसरे देश में अपनाने की संभावना का अध्ययन किया जा सकता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो अमेरिका में न्याय व्यवस्था है, ठीक है? मान लीजिए अमेरिका की न्याय व्यवस्था अमेरिका में बहुत सफल है। अब कोई दूसरा देश ये सोचे कि यार इसको हम अपने यहाँ पे अपना लेते हैं, है ना? क्योंकि अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा सफल है, हमारे देश में भी हम इसको अपनाएँगे तो यहाँ पे भी सफल हो जाएगी। तो क्या ये हमेशा ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है? अमेरिका के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोगों का जागरूकता कितनी है, कितने पढ़े-लिखे लोग हैं, क्या वहाँ पे लोगों की मानसिकता है, ये भी निर्भर करती है। लेकिन ये हो सकता है कि हाँ भाई, हम देख सकते हैं कि उसको हम अपने यहाँ पे लागू कर सकते हैं। अगर सफल हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ठीक है? तो ये चीज़ें देखी जाती है। फिर राजनीतिक विकास को समझने, यानी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इसको समझने के लिए तुलना से हमको ये पता लगता है कि विभिन्न देशों में जो लोकतंत्र है या फिर जो विकास है और वहाँ पे जो शासन की प्रक्रिया है, वो किस प्रकार आगे बढ़ रही है। ठीक है? डेमोक्रेसी कैसी चल रही है, डेवलपमेंट वहाँ पे कैसा हो रहा है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट इसी में पूछा हुआ था प्रश्न में आपके कि हम देशों की तुलना कैसे करते हैं। तो हम राजनीतिक संस्थाओं के आधार पे तुलना करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट यानी संसद जो है, वो दूसरे देश की संसद से कैसे अलग है या क्या समानता है। फिर कार्यपालिका को हम कंपेयर करते हैं, न्यायपालिका को कंपेयर करते हैं। हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन का सिस्टम है, ठीक है, चुनाव प्रणाली जो होती है, उसको हम कंपेयर करते हैं।
और फिर सेकंड पॉइंट है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं के आधार पे, यानी हमारे यहाँ पे चुनाव कैसे होते हैं, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। जैसे मान लो कुछ देश ऐसे होते हैं वहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं, जैसे भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पे केवल एक ही पार्टी का शासन होता है। कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पे केवल दो ही पार्टी को अलाउ होता है मतलब चुनाव लड़ना। ठीक है, तो इन सबको हमें पढ़ना होगा, समझना होगा। फिर दबाव समूह को हम डिस्कस करेंगे, जन भागीदारी का अध्ययन करते हैं, तब जाके हम तुलना कर पाते हैं। फिर राजनीतिक संस्कृति के आधार पे, यानी नागरिकों की जो राजनीतिक विचार हैं, लोगों की पॉलिटिकल थॉट अलग होती है। भारत में जो लोगों की राजनीतिक विचारधारा है वो अलग हो सकती है, लेकिन किसी दूसरे देश के लोगों की राजनीतिक विचारधारा वो अलग हो सकती है। ठीक है, हमारे मूल्य, हमारे व्यवहार, ये सब चीजें अलग हो सकती हैं, तो इसी की तो तुलना की जाती है। तो इस तरीके से हम तुलना करते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पे, यानी राजनीति पर सामाजिक संरचना, फिर एजुकेशन यानी शिक्षा, आर्थिक विकास और संस्कृति का क्या प्रभाव है, इसका भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी देखो हर देश की जो राजनीति है, वहाँ का जो पॉलिटिकल जो सोशल स्ट्रक्चर होगा, फिर वहाँ की जो एजुकेशन होगी, वहाँ पे जो आर्थिक विकास यानी डेवलपमेंट होगा, वहाँ का कल्चर जो होगा, उसका क्या प्रभाव है वहाँ की पॉलिटिक्स पे, वहाँ की राजनीति पे, इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा तुलनात्मक पद्धति द्वारा, यानी समान देशों में तथा भिन्न देशों में इनकी तुलना की जाती है। यानी समान देश जहाँ पे एक जैसा सिस्टम लागू है और भिन्न देश जहाँ पे अलग अलग सिस्टम लागू है, तो उनकी कंपेयर कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो पूंजीवादी देशों को साम्यवादी देशों से कंपेयर कर लेना कि कौन सा ज़्यादा डेवलप है, कौन सा ज़्यादा देश आगे जा रहे हैं। ठीक है, ये सब कंपेयर किया जाता है। फिर एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूँ, बढ़िया एग्जाम्पल है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो इंडिया एंड ब्रिटेन, दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं, बिल्कुल लोकतांत्रिक है। ठीक है, दोनों में संसदीय शासन प्रणाली है, बिल्कुल है। लेकिन भारत एक गणराज्य है। ठीक है, जबकि ब्रिटेन एक संवैधानिक राजतंत्र है, क्योंकि वहां पे राजा रानी भी होते हैं ब्रिटेन में। ठीक है, और हमारा पूरा गणराज्य है, यानी कि जनता के द्वारा ही चुना जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होते हैं, हम डायरेक्ट तो नहीं चुनते हैं, लेकिन हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुनते हैं। ठीक है, तो हम क्या है, गणराज्य हैं, वो एक संवैधानिक राजतंत्र है, बाकी चीजें सेम है। फिर भारत को अमेरिका से कंपेयर करो, दोनों लोकतांत्रिक देश हैं। भारत में संसदीय शासन है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति के पास ज्यादा पावर होती है, यानी राष्ट्रपति का शासन प्रणाली लागू है। फिर भारत में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, जबकि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति होता है वो राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। तो ये थोड़ा बहुत कुछ समानताएं भी हैं तो कुछ अंतर भी है। चीन और भारत को कंपेयर करते हैं, तो भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, लेकिन चीन में एक दलीय यानी साम्यवादी पार्टी, वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका वहां पे शासन व्यवस्था रहती है। ठीक है, शासन रहता है। दोनों देशों की राजनीतिक संरचना और शासन प्रणाली देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा अंतर है, जो कि स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, दोनों देश में बहुत अंतर है। तो एंड में हमने ये सब कुछ समझा, तो अब हमें बताना है निष्कर्ष। और याद रखना, पेपर में 2 से 3 लाइन से ज्यादा बड़ा निष्कर्ष मत लिखना। यहाँ पे तो आपको ज्यादा बड़ा निष्कर्ष दिख रहा है, लेकिन पेपर में 2 लाइन 3 लाइन ही लिख के आना। ठीक है, तो अब देखते हैं, जैसे कि तुलनात्मक राजनीति में अनेक देशों या कुछ विशेष देशों की तुलना इसलिए की जाती है ताकि इसकी राजनीतिक व्यवस्था, संस्था, प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से हम समझ सकें। ठीक है, इसमें हम क्यों तुलना करते हैं, ताकि हम इनकी राजनीतिक व्यवस्था को समझें, इनकी संस्थाओं को समझें, इनकी जो प्रक्रिया होती है उसको समझें, इनकी पॉलिसी को समझें। ये अध्ययन जो होता है राजनीतिक सिद्धांतों की व्याख्या करने में, समस्याओं के समाधान करने में और बेहतर शासन व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे उदाहरणों के माध्यम से हम क्या करते हैं, अलग अलग देशों की भिन्नता और जो समानता है उसको देखते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था ना कि भारत को अमेरिका से कंपेयर करा, चीन को भारत से कंपेयर करा, भारत को ब्रिटेन से कंपेयर करा, तो हमने क्या देखा कि कुछ देशों में कुछ चीजें समान है, लेकिन कुछ चीजें अलग भी हैं। ठीक है, तो यही अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। अगला प्रश्न है कि तुलनात्मक राजनीति में जेंडर, ठीक है, यानी जेंडर का क्या यहाँ पे रोल है, इसको समझते हैं। तो देखिए, इसका अर्थ सबसे पहले आपको समझना है। तुलनात्मक राजनीति में जेंडर का क्या अर्थ है, इसको देखते हैं। तो राजनीति में इसमें देखा जाता है कि राजनीति में महिला और पुरुष की जो भूमिका है, ठीक है, वो क्या है, फिर उनकी इसमें राजनीति में स्थिति क्या है, उनकी भागीदारी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि महिलाएं और पुरुष राजनीतिक व्यवस्था में, चुनाव में, राजनीतिक दल में, प्रतिनिधित्व और नीति निर्माण में किस प्रकार से भाग लेती हैं। तो यहाँ पे क्या समझना है, मेन मेन हमको ये समझना है कि जो हमारे यहाँ पे राजनीतिक प्रक्रिया होती है उसमें पुरुष कितने और महिला कितनी है। जैसे मान लो हमारी संसद है, हमारे संसद में कितने पुरुष सांसद है और कितनी महिला सांसद है, ये देखा जाता है। या जो हमारी राजनीतिक पार्टी है जिससे जो चुनाव लड़ रही है, वो कितनी सीटों में महिलाओं को जगह दे रही हैं। ठीक है, या केवल पुरुषों को ही चुनाव में खड़ा करती हैं या महिलाओं को भी खड़ा करती हैं। फिर अन्य जो प्रक्रिया होती है वहां पे महिलाओं की कितनी भागीदारी है, इसको देखा जाता है। जेंडर की उपेक्षा यानी जेंडर को इग्नोर करना, यानी लंबे समय तक हम देखें तुलनात्मक राजनीति में जेंडर को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। ठीक है, राजनीति का अध्ययन
या अध्ययन अधिकतर राज्य सरकार संविधान दल संस्थाओं तक ही सीमित रहा है। यहाँ पे जेंडर को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। इस कारण महिलाओं के जो अनुभव है, उनकी जो समस्या है, उनका जो राजनीतिक योगदान है, इसको नजरअंदाज किया गया है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी। अब जेंडर अध्ययन ये देखता है कि राजनीति में महिलाओं को कितनी जगह मिली है। जैसे कि चुनाव में महिलाओं को चुनाव लड़वाया जा रहा है या नहीं लड़वाया जा रहा है। राजनीतिक दलों में महिलाओं की क्या भूमिका है, किसी पॉलिटिकल पार्टी में कितनी महिलाएं हैं। संसद और विधानसभा में महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व है। नीति निर्माण में, यानी जो कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, कोई कानून बनाया जा रहा है, तो उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी है। क्या उसमें महिला भी एक्टिव है या बिल्कुल ही महिला नहीं है, ये देखा जाता है। फिर पितृसत्ता की समस्या। अब देखो, कई समाजों में पितृसत्तात्मक सोच है। इसके कारण महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का पूरा अवसर ही नहीं मिलता है। परिवार, समाज और राजनीतिक दलों में पुरुषों का ज्यादा प्रभाव रहा है, हमेशा से पुरुष प्रधान समाज रहा है। इस कारण महिलाएं जो है कई बार चुनाव लड़ने या राजनीतिक डिसीजन लेने में पीछे रह जाती है। महिलाएं उतनी चुनाव ही नहीं लड़ पाती हैं, उनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट तक नहीं दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का उदाहरण। यानी भारत में 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायत में महिलाओं को आरक्षण मिला है। फिर इससे क्या हुआ, स्थानीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी मिल गई, यानी कुछ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। अब उन सीटों से महिला ही चुनाव लड़ सकती हैं। तो यानी महिला को यहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया है कुछ सीटों पे। लेकिन कई जगह पे वास्तविक सत्ता जो है अभी भी पुरुषों के हाथ में है। कई बार महिला प्रतिनिधि के नाम पर उनके पति या परिवार के पुरुष ही डिसीजन लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कोई महिला है, वो प्रधान बन गई। अब महिला, कागजों में तो महिला प्रधान है, लेकिन डिसीजन उसका पति ले रहा होगा। ठीक है। मान लो कोई महिला एमएलए विधायक बन गई, लेकिन डिसीजन उसका पति ले रहा होगा, तो ऐसा भी हो जाता है। फिर महत्व, यानी तुलनात्मक राजनीति में जेंडर का अध्ययन इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र केवल चुनाव से पूरा नहीं होता। लोकतंत्र तभी सफल माना जाएगा जब महिला महिला जो है कमजोर वर्ग और हाशिए के समूहों को वास्तविक रूप से भागीदारी इनकी होगी। लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है कि इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति में जेंडर का अध्ययन जो है राजनीति को ज्यादा न्यायपूर्ण और समावेशी बनाता है। ये बताता है कि महिलाओं की भागीदारी के बिना लोकतंत्र जो होता है वो अधूरा होता है। ठीक है। यानी महिलाओं की भागीदारी भी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, ये सारे आपके शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है। जैसे आपके पेपर में लास्ट में क्वेश्चन होता है जिसमें आपको टिप्पणी लिखनी होती है, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ये वो वाले क्वेश्चन है। और इनमें से आएंगे आपके पेपर में। ठीक है। देखिए, निर्भरता परिप्रेक्ष्य या पर निर्भरता परिप्रेक्ष्य, इसको डिपेंडेंसी परस्पेक्टिव भी कहा जाता है, इसको निर्भरता परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। ठीक है। कई जगह पे आपको पेपर में खाली इतना लिखा मिलेगा, निर्भरता परिप्रेक्ष्य। तो चलिए इसको समझते हैं, इसका अर्थ समझते हैं। तो ये जो निर्भरता परिप्रेक्ष्य है, ये एक महत्वपूर्ण नजरिया है, एक दृष्टिकोण है। इसके अनुसार गरीब और विकासशील देश अपने आप पिछड़े नहीं है, बल्कि वो अमीर और विकसित देशों पर निर्भर बना दिए गए हैं, इसलिए वो पिछड़े रह जाते हैं। ठीक है। सरल शब्दों में हम कहें तो गरीब देशों का पिछड़ापन उनकी कमजोरी नहीं है, बल्कि जो उपनिवेशवाद है, जो शोषण उनका हुआ है, जो पूंजीवादी व्यवस्था का परिणाम है, इसलिए वो दूसरे देशों पर डिपेंड हो पाए हैं। ये दृष्टिकोण कहाँ पे उपयोगी है, तो ये विशेष रूप से उन उन देशों को समझने में उपयोगी है, जैसे कि मान लो लैटिन अमेरिका हो गया, जो कभी गुलाम रह चुके हैं, एशिया के देश हो गए, अफ्रीका के देश हो गए, तीसरी दुनिया के देश हो गए। ठीक है। इन देशों के विकास और अविकास को समझने के लिए हमें ये जो निर्भरता सिद्धांत है, इसका प्रयोग करना पड़ता है। आंद्रे गुंडर फ्रैंक जो है, इनका विचार क्या है, तो ये जो फ्रैंक है, इन्होंने कहा है कि अल्प विकास का विकास की अवधारणा दी है। यानी जो अल्प विकास, जिसका विकास कम हो रखा है, उसका विकास होना चाहिए। ठीक है। यानी उनके अनुसार गरीब देश इसलिए पिछड़े नहीं है कि उनमें क्षमता नहीं है, बल्कि इसलिए पिछड़े हैं क्योंकि लंबे समय तक जो उपनिवेश, यानी जो अंग्रेजों ने या अन्य देशों ने इनको गुलाम बना के रखा है, और विकसित देशों ने इनका क्या किया, खूब शोषण किया है, इसलिए ये पिछड़ गए हैं। महानगर उपग्रह मॉडल, यानी फ्रैंक ने महानगर उपग्रह मॉडल दिया है। इसमें महानगर का मतलब है विकसित और अमीर देश, और उपग्रह का मतलब है गरीब और उपनिवेश। ठीक है, रहे देश। तो अमीर देशों ने गरीब देशों के संसाधन, उनका सस्ता श्रम और उनका पैसा, ये सब ले लिया है। इससे अमीर देश जो थे वो तो अमीर हो गए, लेकिन जो गरीब देश थे वो काफी गरीब हो गए और कहीं ना कहीं उन पर निर्भर हो गए। पांचवा पॉइंट है केंद्र और परिधि। समीर अमीन ने केंद्र और परिधि की अवधारणा दी है। ठीक है। अब इनका क्या अवधारणा है, इसको समझते हैं। ये कहते हैं कि केंद्र जो है वो केंद्र देश वे हैं जो शक्तिशाली और विकसित है, यानी वो देश जो ताकतवर हैं, पैसे वाले देश हैं, डेवलप कंट्री हैं, उनको इसने क्या नाम दिया है, केंद्र नाम दिया है। परिधि देश किन देशों को नाम दिया है, परिधि देश वो देश हैं, परिधि जो गरीब देश हैं। ठीक है। यानी जो गरीब है और निर्भर है। केंद्र देश परिधि देशों के संसाधनों को और उनके जो सस्ता वहां पे श्रम मिल जाता है, सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, उसका ये देश क्या करते हैं, लाभ उठाते हैं। अगला है पश्चिमी विकास मॉडल की आलोचना। तो निर्भरता परिप्रेक्ष्य को अगर हम देखें तो इसमें पश्चिमी विकास मॉडल की आलोचना करता है। ये कहता है कि हर देश पश्चिमी देशों जैसा विकास नहीं कर सकता है, क्योंकि गरीब देशों का इतिहास, उपनिवेशवाद और आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है।
अब इसका महत्व देखते हैं। तो ये दृष्टिकोण बताता है कि गरीब देशों की गरीबी केवल उनकी आंतरिक समस्या नहीं है। इसके पीछे विश्व की आर्थिक व्यवस्था, विदेशी प्रभुत्व और ऐतिहासिक शोषण, जो लंबे समय तक इनका शोषण हुआ है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, लास्ट में आपको निष्कर्ष बता देना है कि इस प्रकार हम देखेंगे तो ये जो निर्भरता परिप्रेक्ष्य है, ये गरीब देशों के को अविकास को समझने का महत्वपूर्ण तरीका है कि गरीब देश जो है उनमें विकास क्यों नहीं हो पाया है। ठीक है, उसके पीछे क्या कारण है और उनके संसाधनों का कैसे दुरुपयोग हुआ है, ये सारी बातें समझने में हमारे लिए सहायक है। फिर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन कि समाजशास्त्रीय संस्थावाद क्या है, इसके बारे में बताइए। तो देखिए, समाजशास्त्रीय संस्थावाद जो है ये नव संस्थावाद का एक महत्वपूर्ण रूप है। इसके अनुसार संस्थाएं केवल नियम कानून नहीं बनाती है, बल्कि समाज की संस्कृति को, उनकी मान्यताओं को, उनके मूल्य और व्यवहारों से जुड़ी होती हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी संस्थाएं हैं वो केवल नियम नहीं बना रही है, बल्कि समाज की संस्कृति से जुड़ी हुई है, समाज की मान्यताओं से, उनके मूल्यों से, उनके व्यवहारों से जुड़ी होती है। ये ऐसा मानता है। इसका मुख्य विचार क्या है कि ये दृष्टिकोण कहता है कि व्यक्ति केवल अपने लाभ के आधार पर काम नहीं करता, बल्कि समाज में जो सही है, जो उचित है, जो मान्य है, ठीक है, जिसको सही माना जाता है, उसके अनुसार काम करता है। अब देखो, कहने का मतलब है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो गैर कानूनी काम होते हैं। ठीक है, उसमें बहुत पैसा होता है। आपने सुना है ना, 2 नंबर का काम। तो यानी गैर कानूनी काम जिसमें बहुत पैसा है, लेकिन लोग उसको नहीं करते। क्यों? वो हमेशा ईमानदारी वाला ऐसा काम करते हैं जिससे कि जो समाज में मान्य, जो सही हो, यानी समाज की नजर में सही हो, उचित हो, समाज की नजर में मान्य हो, लोग वैसा ही काम करना पसंद करते हैं। संस्था की भूमिका। संस्थाएं व्यक्ति को यह बताती हैं कि कौन सा व्यवहार सही है और कौन सा व्यवहार गलत है। जैसे स्कूल, परिवार, धर्म, कानून और राज्य, ये सभी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी कि संस्थाएं क्या बताती है? संस्थाएं केवल व्यक्ति को ये बताती है कि कौन सा व्यवहार सही है, यानी हमको क्या करना चाहिए, और क्या गलत है ये भी बताती है, यानी क्या हमको करना चाहिए वो बताएंगे और क्या हमको नहीं करना चाहिए ये चीज बताएंगे। जैसे स्कूल, परिवार, धर्म, कानून, राज्य, ये सभी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही है। फिर वैधता पे जोर, यानी समाजशास्त्रीय संस्थावाद दक्षता से ज्यादा वैधता और सामाजिक उपयुक्तता पे बल देता है, यानी वैलिड होना चाहिए। ठीक है, लीगल होना चाहिए। सामाजिक उपयुक्तता यानी समाज के लिए सही होना चाहिए। कोई संस्था इसलिए भी चलती रहती है क्योंकि समाज उसे सही और स्वीकार्य मानता है। नेक्स्ट है महत्व। ये दृष्टिकोण तुलनात्मक राजनीति में ये समझने में मदद करता है कि अलग अलग समाजों में संस्थाएं जो होती हैं अलग अलग तरीके से काम क्यों करती हैं। ठीक है, अब लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है। यानी इस प्रकार की समाजशास्त्रीय संस्थावाद बताता है कि राजनीतिक संस्थाओं को समझने के लिए समाज, संस्कृति और मूल्यों को समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है हेजेमनी। ठीक है, इसको प्रभुत्व या फिर वर्चस्व कहा जाता है। प्रभुत्व यानी वर्चस्व का मतलब है किसी शक्तिशाली वर्ग या किसी शक्तिशाली देश या किसी शक्तिशाली समूह के का दूसरे वर्गों या दूसरे देशों पर नियंत्रण। ये नियंत्रण केवल बल से नहीं बल्कि विचारों, संस्कृति और सहमति के माध्यम से भी होता है। ठीक है, यानी जब जैसे आप देखोगे अमेरिका, अमेरिका एक ताकतवर देश है, दुनिया में कहीं ना कहीं उसका वर्चस्व दिखता है। चाइना का भी आपको कहीं ना कहीं वर्चस्व देखने को मिलता है। ग्रामसी के विचार। एंटोनियो ग्रामसी ने प्रभुत्व की अवधारणा को समझाया है। इनके अनुसार शासक वर्ग जो है वो केवल पुलिस, सेना या कानून से शासन नहीं करता, बल्कि वो अपने विचारों को भी समाज में सामान्य और सही मान्यता दिलवा देता है। ठीक है, आप देखते हो कि जो राजनीतिक पार्टी होती है, जो सत्ता में होती है, वो शासन कर रही होती है, उसके अंडर में पुलिस होती है, सेना होती है, कानून, सब कुछ उसके हिसाब से चलेगा। ठीक है, कानून तो हालांकि संविधान के हिसाब से चलेगा, लेकिन पुलिस, सेना को उसकी जो बनाई हुई पॉलिसी है उसके हिसाब से चलना होता है। लेकिन वो अपनी विचारधारा को भी समाज में फैला रहा होता है। ठीक है, लोग उसकी विचारधारा को भी पसंद करते हैं। सहमति द्वारा शासन, यानी प्रभुत्व में लोग शासक वर्ग के विचारों को स्वाभाविक और सही मानने लगते हैं। इस प्रकार शासक वर्ग बिना अधिक बल का प्रयोग करे समाज को कंट्रोल कर लेता है और समाज पे अपना नियंत्रण बनाए रखता है। एग्जाम्पल जैसे शिक्षा, मीडिया, धर्म, परिवार, संस्कृति के माध्यम से भी किसी विचारधारा को समाज में फैलाया जाता है जब लोग उसे सही मान लेते हैं। ठीक है, आज के समय में जैसे हम देखते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पश्चिमी संस्कृति, जो वेस्टर्न कल्चर है, पश्चिमी संस्कृति है, आज के समय में सब उसको सही मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। हमारा जो पहनावा बदला है, मान लो 100 साल पीछे जाओ, आप देखो कि आपके दादा वगैरह जो थे वो कैसे कपड़े पहनते थे। धोती कुर्ता पहनेंगे, सिंपल साधारण खादी के कपड़े पहन सकते हैं या कॉटन के कपड़े पहनते थे। लेकिन आज के समय में क्या होता है, अब ये सब चलन खत्म हो गया। आज के समय में बिल्कुल पहनावा बदल गया और पश्चिमी जो परिधान है हम उसको पहनने लगे हैं। तुलनात्मक राजनीति में महत्व। तुलनात्मक राजनीति में प्रभुत्व की अवधारणा ये समझने में हमारी सहायता करती है कि अलग अलग देशों में सत्ता केवल राजनीतिक संस्थाओं से नहीं बल्कि विचारधारा और संस्कृति से भी चलती है। नेक्स्ट है निष्कर्ष। इस प्रकार प्रभुत्व केवल शक्ति का प्रयोग नहीं करता,
बल्कि विचारों और सहमति के माध्यम से समाज पे नियंत्रण स्थापित करने की प्रक्रिया भी है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्था को परिभाषित कीजिए। नव संस्थावाद राजनीतिक व्यवस्था एवं प्रक्रियाओं को समझने में किस प्रकार सहायक है? तो तुलनात्मक राजनीति में संस्था और नव संस्थावाद का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, राजनीति को समझने के लिए केवल व्यक्ति, नेता या चुनाव को देखना काफी नहीं है, बल्कि नियम को भी देखना है, संस्थाओं को भी देखना है, प्रक्रियाओं को भी समझना जरूरी है, जिसके माध्यम से राजनीति चलती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। यानी राजनीति में हमें केवल व्यक्ति या नेता या चुनाव को नहीं देखना, बल्कि नियमों को देखना है, कौन से नियम बने हुए हैं, कौन सी संस्थाएं चल रही है, क्या उनकी प्रक्रिया है, तभी हम राजनीति को अच्छे से समझेंगे। नव संस्थावाद को तुलनात्मक राजनीति में एक महत्वपूर्ण नजरिया, दृष्टिकोण के रूप में समझाया गया है। संस्था का अर्थ क्या है? संस्था से आशय उन नियमों से, उन संगठनों से, उन परंपराओं से, उन प्रक्रियाओं से है जो समाज और राजनीति के व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। सिंपल शब्दों में हम देखें तो संस्था वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज और राजनीति में लोगों का व्यवहार तय होता है। ठीक है, अब जैसे कि संस्था के एग्जांपल है, विधायिका हमारी एक संस्था है, कार्यपालिका हो जाएगी, न्यायपालिका हो जाएगी, राजनीतिक पार्टियां हो जाएगी, चुनाव आयोग हो जाएगा, संविधान हो जाएगा, कानून हो जाएगा, हमारी ब्यूरोक्रेसी हो जाएगी। ये सभी हमारी राजनीतिक संस्थाएं हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार को तय करती हैं, व्यवहार को प्रभावित करती हैं। अब संस्था की क्या विशेषता होती है? तो ये नियमों पे आधारित होती है, यानी संस्थाएं कुछ नियमों और प्रक्रियाओं के आधार पे काम करती है। ठीक है, यानी कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करके संस्थाएं चलती है। व्यवहार को नियंत्रित करती है, यानी संस्थाएं ये तय करती है कि राजनीतिक व्यक्ति, दल, नागरिक किस प्रकार व्यवहार करेंगे। तीसरा पॉइंट है स्थायित्व देती है, यानी संस्थाएं राजनीतिक व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करती हैं। फोर्थ है सत्ता के प्रयोग को नियंत्रित करती है, यानी संस्थाएं ये तय करती हैं कि सत्ता किस के पास होगी। ठीक है, और उसका प्रयोग जो होगा वो कैसे किया जाएगा, ये भी हमको ये संस्थाएं ही बताती हैं। नव संस्थावाद का क्या मतलब है? नव संस्थावाद संस्थाओं के अध्ययन का आधुनिक दृष्टिकोण है, यानी संस्थाओं का जो अध्ययन किया जाता है आधुनिक नजरिए से, उसको नव संस्थावाद कहा गया है। ये केवल औपचारिक संस्थाओं जैसे संसद हो गया, संविधान हो गया, न्यायपालिका हो गई, यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि अनौपचारिक नियम जैसे परंपरा हो गई, हमारा कल्चर हो गया, हमारे विचार हो गए, हमारे व्यवहार हो गए, ये इसको भी महत्व देती है। ठीक है, तो ये एक नया कंसेप्ट मान लो आप इसको, जो कि बहुत गहराई से चीजों को अध्ययन करते हैं। ठीक है, नव संस्थावाद व्यवहारवाद और तर्कसंगत विकल्प दृष्टिकोण की सीमाओं के बाद विकसित हुई है। जब व्यवहारवाद और तर्कसंगत विकल्प दृष्टिकोण जो थे, जब इनमें कमियां थी, तब जाके नव संस्थावाद का विकास हुआ है। ये पुराने संस्थावाद से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये संस्थाओं को केवल कानूनी ढांचे के रूप में नहीं देखती, बल्कि उनके जो प्रभाव हैं, जो समाज पे प्रभाव पड़ते हैं, उसको समझती है। नव संस्थावाद के प्रमुख रूप क्या है? तो इसको ऐतिहासिक संस्थावाद कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला जो पॉइंट है इसका ऐतिहासिक संस्थावाद है, इसको समझिए। ये दृष्टिकोण बताता है कि किसी देश की राजनीतिक संस्थाएं उसके इतिहास से कैसे प्रभावित होती हैं। पुराने जो डिसीजन थे या ऐतिहासिक जो अनुभव थे, उसका वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था मतलब पुराने अनुभव कैसे हमारी आज की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, इसको देखा जाता है। ठीक है, यानी ऐतिहासिक संस्थावाद जो इतिहास में जो चीजें हो चुकी हैं, जो डिसीजन हो चुके हैं, उसके आधार पर देखा जाता है। तर्कसंगत विकल्प संस्थावाद, यानी इसमें व्यक्ति और राजनीतिक समूह अपने लाभ के आधार पर डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो निर्णय संस्थाओं के नियमों के भीतर रहकर करते हैं। ठीक है, यानी संस्था के जो नियम है उस नियम के आधार पे ही डिसीजन लेंगे, और ये राजनीतिक समूह को लाभ के आधार पर डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट है समाज शास्त्रीय संस्थावाद। ये दृष्टिकोण क्या कहता है? ये कहता है कि संस्थाएं केवल नियमों से नहीं चलती है, केवल रूल बना देने से संस्था नहीं चलेगी, बल्कि समाज की जो संस्कृति है, समाज के जो मूल्य हैं, उनकी परंपरा है, उनकी जो सामाजिक मान्यता है, उससे प्रभावित होती है। संस्था कभी भी संस्कृति, मूल्य, परंपरा उसके खिलाफ जाएगी तो फिर लोग ही उसको पसंद नहीं करेंगे, तो उसको उसके हिसाब से ही चलना होगा। ठीक है, इसको समाज शास्त्रीय संस्थावाद वैधता या सामाजिक उपयुक्तता पे ज्यादा ये बल देती है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है वो है राजनीतिक व्यवस्था को समझने में सहायता। तो क्या क्या चीजें सहायता करती हैं? तो संस्थाओं की वास्तविक भूमिका को समझाता है, यानी नव संस्थावाद जो है ये समझने में मदद करता है कि जो राजनीतिक संस्था है वो केवल नाम के लिए नहीं है, बल्कि वो सत्ता और सत्ता के डिसीजन और नीति को भी प्रभावित कर रही है। फिर राजनीतिक व्यवहार को समझाता है, यानी कि राजनीतिक नेता, राजनीतिक पार्टी और नागरिक कैसे व्यवहार करेंगे, ये संस्थाओं के नियम और परंपरा से प्रभावित होंगे। संस्था के जैसे नियम होंगे वैसे ही लोग कहीं ना कहीं व्यवहार करेंगे। स्थिरता और परिवर्तन को समझाता है। नव संस्थावाद ये बताता है कि कोई राजनीतिक व्यवस्था स्थिर क्यों रहती है, उसमें परिवर्तन अगर आता है
तो वो कैसे आता है, ठीक है। सत्ता और संघर्ष को समझाना, यानी ऐतिहासिक संस्थावाद ने सत्ता और संघर्ष को संस्थागत विश्लेषण के केंद्र में रखा हुआ है। इससे आप ये समझने में आपको मदद मिलेगी कि कुछ समूह जो हैं वो दूसरों की तुलना में ज्यादा शक्ति क्यों रखते हैं, यानी कि समाज में बहुत सारे समूह हैं, लेकिन कुछ समूह ज्यादा ताकतवर होते हैं, कुछ समूह उतने ताकतवर नहीं होते। आखिर ये जो ताकतवर हैं तो ये ज्यादा ताकतवर क्यों हैं, इससे हमें ये भी समझने में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है औपचारिक और अनौपचारिक नियमों का महत्व। कई बार संविधान कानून कुछ कहते हैं, लेकिन वास्तविक राजनीतिक परंपरा, सामाजिक संबंध और अनौपचारिक नियम से ही चलते हैं। नव संस्थावाद इन दोनों को साथ लेकर चलता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कई बार क्या होता है, संविधान में कानून बना दिया जाता है, कानून कुछ और बात कह रहा होता है, लेकिन लोग चल रहे होते हैं वो कैसे, जो राजनीतिक परंपरा है उसके आधार पे लोग चल रहे होते हैं, ठीक है। फिर तुलना को बेहतर बनाता है, यानी तुलनात्मक राजनीति में ये जो दृष्टिकोण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अलग अलग देशों की जो संस्था है उसकी तुलना की जा सकती है। जैसे एक देश की संसद बहुत शक्तिशाली हो सकती है, जबकि दूसरे देश की संस्था जो संसद है मान लो वो कमजोर हो सकती है। तो आखिर ये क्यों हो सकती है, तो इसका अध्ययन ही हमें इससे करने को मिलता है। लास्ट में आपको बताना है निष्कर्ष, यानी इस प्रकार की संस्था राजनीतिक जीवन को व्यवस्थित करने वाले नियम, संगठन और प्रक्रियाओं की व्यवस्था करते हैं, ठीक है, व्यवस्था है। नव संस्थावाद संस्थाओं को केवल कानूनी ढांचा नहीं मानता है, बल्कि उनकी जो राजनीतिक व्यवहार है, सत्ता और संघर्ष और संस्कृति और इतिहास, इन सबको जोड़कर समझता है।